दिस क्वेश्चन इज देयर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। सी who is not joined, so एक मिनट जाओ, को पढ़ने के लिए शाश्वत नाम दे। ओके देखो, figure, this figure shows the position time graph of the particle of mass 4 kg. What is the force on the particle for t less than 0? Less than 0 मतलब इधर क्या है? ग्राफ कैसे दिया, ऐसे आ रहा है ना, और यहाँ पे उसका चेंज हो गया, तो पार्टिकल 40 फोर्स ऑन द पार्टिकल 40, इस तरफ फोर्स कितना है, और टी इज इक्वल टू ग्रेटर देन 4 इधर। ए पार्ट करना है ना, फोर्स ऑन द पार्टिकल फॉर, इधर तो कितना होगा बोलो, इस एरिया में और इस एरिया में 0 होगा, इधर तो रेस्ट पर ही है बॉडी, यहाँ भी रेस्ट है, और 4 सेकंड के बाद में रेस्ट में आ गई, उसकी पोजीशन चेंज ही नहीं हो रही, 3 पर आके रुक गई वो, तो 0 हो जाएगा फोर्स सिंस एट रेस्ट। तो टी लेस देन 0 एंड ग्रेटर देन 0 पे। उसके बाद कौन सा पार्ट है, टी ग्रेटर देन 0, यहां से लेकर और यहां तक, इस इंटरवल में कितना फोर्स होगा बोलो, 0 से लेकर 3 तक, 4 तक, ये 4 सेकेंड है। जीरो टू 4 कितना होगा, कांस्टेंट वेलोसिटी से ज्यादा ही हुआ ना, स्लोप चेंज नहीं हो रहा है, तो यूनिफॉर्म मोशन में 0 टू 4 तक, उसमें भी फोर्स 0 होगा। अरे देव, तुम लोग समझ पा रहे हो इसको? अगर कर्व Yes, ऐसा sir. होता, ऐसा होता, तब तो फोर्स होता, फिर चेंज चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है, स्पीड चेंज हो रही, वेलोसिटी चेंज हो रही तो होता, बट स्ट्रेट लाइन है तो 0 हो गया। इम्पल्स एट टी इज इक्वल टू 0, यहाँ पर इम्पल्स कितनी होगी, बी पार्ट इज इंपॉर्टेंट। impulse at t is equal to 0। बोलो, इम्पल्स का फार्मूला लगाओ, इम्पल्स इज इक्वल टू टी इज इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी चेंज हो रही क्या उसकी, यस, पहले वो 0 रुका हुआ था यहाँ तक, और फिर उसके चलना शुरू कर दिया उसने, तो यहाँ से यहाँ इस 0 से लेकर 4 तक की वेलोसिटी कितनी होगी, वेलोसिटी फ्रॉम 0 to 4 कांस्टेंट वेलोसिटी है, एवरेज वेलोसिटी विल बी इक्वल टू इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, चेंज ऑफ पोजीशन 3 - 0 अपॉन, ये पोजीशन चेंज हो गई इसकी, और टाइम कितना है, चेंज ऑफ टाइम इज 4, 3/4 हो गई वेलोसिटी। समझा कैसे निकाली, स्लोप से भी बोल सकते हैं, वेलोसिटी इज द स्लोप, वेलोसिटी इज द tan थीटा, tan थीटा इज y/x, y3 x4। ऑलराइट, तो ये हो गया इम्पल्स एट t इज इक्वल टू 0। तो इम्पल्स का फार्मूला क्या है, चेंज ऑफ मोमेंटम, मास दिया है 4 kg,
फाइनल वेलोसिटी कितनी है? 3/4। इनिशियली रेस्ट पर था 3 इम्पल्स kg मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये वाला पार्ट अपने आप करेंगे, ये वाला लास्ट वाला पार्ट t 4 सेकंड में यहाँ पे ये होमवर्क में लास्ट पार्ट। तो बोलो इसमें ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहा है क्योंकि इसमें क्या है, कैलकुलेशन पहले करना है फिर फार्मूला में वैल्यू पुट करनी है, देयरफॉर इट इज इंपॉर्टेंट। बोलो इसमें एनीथिंग यू वांट टू आस्क अगेन? ठीक है, आर यू देयर? Yes, sir. हमारा पंडित शाश्वत इज नॉट ज्वाइनिंग, क्या हो गया उसको? नोट कर लो, फिर आगे देखते एक दो क्वेश्चन और फिर नया टॉपिक। ऑलराइट, तो देखो ये क्वेश्चन भी ट्राई करो, थोड़ा सा नया पढ़ लेते। 18 क्वेश्चन ट्राई करो और ये भी 20 आल्सो डिस्कस टुमारो, और ये 24 ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी आता है 24। नीट वगैरह में आ चुका है। डिफरेंट वैल्यूज के साथ कभी कभी फिर से रिपीट कर देते, वैल्यू चेंज करके। इसमें वैसे ही वेलोसिटी निकालनी है, यहाँ से यहाँ तक की वेलोसिटी निकाल लो 2 सेकंड तक, फिर 2 से 4 की चेंज हो जाती है, अपोजिट हो जाती है, स्लोप नेगेटिव हो गया, अपोजिट हो जाती तो ऐड हो जाते दोनों टर्म, v2 माइनस वी ऐड हो जाते हैं, अपोजिट हो जाते हैं। ठीक है, व्हाट इज न्यूटन थर्ड लॉ? Newton's third law: for every action there is always an equal and opposite reaction। स्प्रिंग को खींचो तुम इधर इस तरह से, आउटवर्ड खींचो तो इट विल पुल यू इनसाइड, इनवर्ड। अंदर कंप्रेस करो तो आउटवर्ड, है ना। मैट्रेस पे खड़े हो तो यू आर प्रेसिंग इट डाउनवर्ड, इट इज पुशिंग यू अप। ग्राउंड पे खड़े हो, यू आर प्रेसिंग द ग्राउंड डाउन, ग्राउंड इज पुशिंग यू अप, है ना। तो फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, right? For every force, every real force, there will be its counterpart। ग्रेविटेशनल फोर्स की एक्शन ग्रेविटेशनल फोर्स होगी, है ना, और इलेक्ट्रिकल फोर्स की रिएक्शन इलेक्ट्रिकल फोर्स होगी, लाइक दैट। ऑलराइट, तो इसके पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं कि व्हाट आर द पॉइंट्स रिलेटेड टू थर्ड लॉ। अगर इक्वल एक्शन रिएक्शन इक्वल एंड अपोजिट है तो व्हाई डोंट इट गेट कैंसल? किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्शन रिएक्शन इक्वल एंड अपोजिट तो कैंसिल होकर जीरो हो जाए, बट इट डजंट हैपन। सो उसके पॉइंट्स लिख सकते हैं यहाँ पे हम लोग। सपोज ये तुमने फिजिक्स की बुक टेबल पर रख दिया, सर सरफेस पर रख दी, तो वो एक्शन करेगी।
फोर्स लगाएगी इसको, तो एक्शन क्यों करेगी? ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से एक्शन होगा, ये रिएक्शन होगी। ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से एक्शन होगी। आई एम नॉट टेलिंग यू ग्रेविटेशन फोर्स इज द एक्शन, बिकॉज ऑफ टेंडेंसी ऑफ गोइंग डाउन ड्यू टू ग्रेविटेशन फोर्स देयर विल बी एक्शन। Action may be equal to its weight or even more than weight or less than weight depending upon is there any motion of the surfaces। जब surfaces move होती लिफ्ट में रख देंगे तो लिफ्ट में जो होगा एक्शन जो होगा उसके फिजिक्स की जो बुक है उसके वेट के बराबर हो सकता है और उससे ज्यादा भी हो सकता है। जब लिफ्ट एक्सलेट होती है ऊपर तो एक्शन ज्यादा भी होता है, लिफ्ट नीचे जाती है तो रिएक्शन कम हो जाता है। दोनों फ्री फॉल कर दो, लिफ्ट में रख दो, दोनों फ्री फॉल हो जाए तो एक्शन होगा ही नहीं। इवन इफ वेट है उसका बुक का, बट एक्शन नहीं हो पा रहा है। तो ये नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वेट वेट इज द एक्शन। वेट की वजह से एक्शन होता है, बट वेट इज सर्टेनली नॉट द एक्शन। एमजी नहीं लिख रहे इस पे। एमजी जो ग्रेविटेशन फोर्स है उसकी रिएक्शन अर्थ के सेंटर में हो रही होगी ग्रेविटेशन फोर्स की। उसका पेयर मैं बोलूँ ढूंढो उसको, वेट का पेयर कहाँ है? अर्थ के सेंटर में उसका पेयर होगा। और ये एक्शन है वेट की वजह से या किसी और की वजह से। बुक इज प्रेसिंग द सरफेस, सरफेस इज रिएक्टिंग। तो दोनों अलग अलग एक्शन किसके ऊपर हो रहा है? इस सरफेस के ऊपर हो रहा है। रिएक्शन किसके ऊपर? इसके ऊपर हो रही है। तो दोनों साइमल्टेनियस होते हैं, एक साथ होते हैं। साइमल्टेनियस एक साथ। ये नहीं होने पहले एक्शन हुआ तो रिएक्शन हुआ बाद में, ऐसा नहीं। टुगेदर है। और ये नहीं कि पहले ये खत्म होगा बाद में ये खत्म होगा, ऐसा नहीं। एक साथ जीरो होगा तो एक्शन जीरो रिएक्शन जीरो। ये नहीं कि उसका इफेक्ट एक्शन जीरो हो गया रिएक्शन बच गया, बुक जंप हो गई, है ना, ग्रेविटी स्विच ऑफ हो गई। सपोज सपोज अर्थ की ग्रेविटी जो स्विच ऑफ हो गई सडनली, एवरीबॉडी विल जंप रिएक्शन की वजह से। नो, रिएक्शन विल इमीडिएटली स्विच ऑफ। अगर ग्रेविटी जीरो हो गई, जो वहां है जो जहां है वहीं रहेगा, जंप नहीं हो जाएंगे रिएक्शन की वजह से सब लोग। साइमल्टेनियस है, एक साथ है। And they are on different action and reaction are on different action and reaction are on different bodies. Therefore, they don't cancel. Hence, they don't cancel each other. Hence, all right. तो ये दो पॉइंट है, और भी पॉइंट इसमें। Forces are always in pair, therefore forces are always in pair, ये भी पॉइंट आता है। Forces are always in pair, एक्शन रिएक्शन होगा ही सब जगह। कहीं ना कहीं हो रहा होगा, साथ में नहीं हो रहा तो कहीं और होगा। अगर इसका वेट का मैं पूछूं, वेट का क्या है? mg, उसका रिएक्शन अर्थ के सेंटर में हो रहा होगा कहीं पर, है ना? तो एक्शन एंड रिएक्शन सेम नेचर होंगे, सेम नेचर ऑफ फोर्स होंगे। यहाँ पे ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बोलेंगे इसको, है ना, कांटेक्ट में आने की वजह से वो प्रेस कर रहा है उसको, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। अगर ये बुक थोड़ा ऊपर रख लो, है ना, तब नहीं होगा, एक्शन नहीं हो पा रहा, रिएक्शन नहीं हो रहा। ग्रेविटेशन फोर्स अभी भी लग रहा है, यहाँ भी लग रहा है अभी भी। तो पेयर जो होंगे ना सेम में, ग्रेविटेशन का फोर्स का ग्रेविटेशन फोर्स होगा, इलेक्ट्रिकल का इलेक्ट्रिकल होगा। पेयर विल बी ऑफ सेम नेचर। पेयर will be of same nature. For example, for gravitation force,
there will be gravitational force. For electrical force, there will be electrical force. For electromagnetic force, contact force में electromagnetic बोल सकते. कॉन्टेक्ट में आने से मॉलिक्यूल्स इंटरेक्ट करने लगते हैं, एटम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इंटरेक्ट करने लगते हैं, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं. ठीक है, तो ये पॉइंट्स जो है इसके रिलेटेड है. खासतौर से जो पहले दो पॉइंट है ना, वो ज्यादा ये पूछे जाते हैं कि व्हाई इफ दे आर इक्वल एंड अपोजिट व्हाई डोंट दे कैंसल ईच अदर. तो दे आर ऑन द डिफरेंट बॉडीज. So this is about Newton's third law. For every action, there is equal and opposite reaction. They are simultaneous, no cause and effect. ऐसा नहीं बोल सकते. Simultaneous, no cause and effect. They are simultaneous. No cause and effect. Reaction is not the effect and action is not the cause. ऐसा नहीं बोल सकते पहले एक्शन है बाद में रिएक्शन है. ऑलराइट, तो पॉइंट्स क्लियर हो गए. प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए कुछ टर्म्स सीखने पड़ते हैं हमें. नॉर्मल रिएक्शन, टेंशन, फ्री बॉडी डायग्राम, ये 3-4 टर्म्स सीख लेते तो हमें प्रॉब्लम सॉल्विंग थोड़ी इजी हो जाती है. ठीक है, तो जैसे नॉर्मल रिएक्शन है, नॉर्मल रिएक्शन का सिंबल हम लोग एन लेंगे या आर लेंगे. ठीक है, तो रिएक्शन ऑफ द सरफेस नॉर्मल टू इटसेल्फ, ये ऑब्जेक्ट रखा है सरफेस पर, ये एक्शन हुआ. सरफेस की नॉर्मल रिएक्शन, सरफेस की जो रिएक्शन आएगी नॉर्मल टू सरफेस आती है हमेशा. ये नॉर्मल रिएक्शन आ गई. इसमें क्या होगा, वेट, इसका वेट mg है. देखो, अगर सपोज इसमें नॉर्मली अभी हम लोग इक्वेट नहीं कर रहे, सीख ये नहीं निकालना सीख रहे कितना नॉर्मल रिएक्शन देख रहे. अभी यहाँ पे सरफेस ऐसी है, इसके वेट की वजह से इधर एक्शन होता है, उसका कंपोनेंट इधर पुश करता है सरफेस को. ऑफ कोर्स दे आर कमिंग फ्रॉम द व्हाट इज कॉल्ड ग्रेविटेशन के इफेक्ट से ही आ रहे हैं, बट उसके इक्वल नहीं होंगे. इक्वल होंगे कि नहीं वो हमें बोल नहीं सकते, ज्यादा भी हो सकते अगर सरफेस मूव करें. बट ये सरफेस, ये सरफेस का नॉर्मल रिएक्शन इधर आएगा. नॉर्मल टू इटसेल्फ लिखा है, नॉर्मल टू इटसेल्फ लिखा है. अभी ये रॉड पड़ी है, देखो दिस इज द रॉड, तो सरफेस को पुश कर रही है ऊपर, ये वर्टिकल सरफेस उसको ऐसे रिएक्ट करे, उसका नॉर्मल टू सरफेस आना है. नॉर्मल टू बॉडी नहीं देखना है हमें. डोंट हैव टू सी नॉर्मल टू बॉडी एंड ऑल. तो नॉर्मल टू बॉडी नहीं देखना है हमें. सॉरी, कहाँ से क्या है. ठीक, नॉर्मल टू बॉडी नहीं देखना. अभी इसने क्या किया, रॉड ने वॉल को ऐसे, वॉल को पुश कर रही है, वेट तो नीचे लग रहा है उसकी वजह से यहाँ भी इफेक्ट हो रहा है, यहाँ भी इफेक्ट हो रहा है. तो ये ऐसे बॉडी के नॉर्मल नहीं लगाएगी, फिर अपने खुद के नॉर्मल. तो वर्टिकल वॉल ऐसे लगाएगी, रिएक्शन ग्राउंड उसको ऊपर रिएक्शन देगा, तो इसको n1 बोल देंगे, इसको n2 बोल देंगे. तो नॉर्मल टू सरफेस, वी आर टॉकिंग अबाउट द नॉर्मल रिएक्शन ऑफ द सरफेस. नॉर्मल रिएक्शन, तो रिएक्शन ऑफ द सरफेस नॉर्मल टू इटसेल्फ. ऑलराइट,
इस तरह से हम लोग रिएक्ट करेंगे। हम लोग मतलब सरफेस कैसे रिएक्ट करें वैसे हम उसके नॉर्मल रिएक्शन की डायरेक्शन नॉर्मल टू द सरफेस लेंगे। दे विल बी कमिंग ड्यू टू द ऑब्जेक्ट पुशिंग द सरफेस इन वन वे और अदर वे। ठीक है, तो नॉर्मल रिएक्शन हम सिंबल यूज करेंगे। आर सिंबल भी होता है, एन भी होता है, तो हम लोग कौन सा यूज करेंगे? एन वाला। आर भी यूज कर सकते हैं कहीं पर। एन आर है ना, नॉर्मल रिएक्शन। एक एक एन नॉर्मल का एक सिंबल ले लिया, या रिएक्शन का एक सिंबल ले लिया, दोनों में से एक यूज करेंगे। फ्री बॉडी न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ता है? कभी कभी वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है दो बॉडी सिस्टम में, तो उसको फ्री कर लेते, एक एक बॉडी को अलग कर लेते और उस पर फोर्स लगाते हैं। जैसे ये है फ्री बॉडी डायग्राम, एफबीडी बोलते हैं शॉर्ट में। क्या करना पड़ता है इसमें? फ्री द बॉडी फ्रॉम द सिस्टम एंड इंडिकेट all the forces directly acting on it. Indicate all the forces. Indicate all the forces directly acting. अभी सपोज ये बॉडी ए है, इसका मास m1 है, ये बॉडी बी है, इसका m2 है, तो ए को हम अलग कर लेंगे। पॉइंट मास से भी दिखा सकते हैं इनको, एक्चुअल जो शेप है वो भी दिखा सकते हैं, या फिर ऐसे पॉइंट मास दिखा सकते हैं। तो जैसा शेप है वैसा ही दिखा रहे। चलो तो इसकी कौन कौन से फोर्सेज होंगे m1 के? एक तो ग्रेविटेशन फोर्स तो हमेशा लगता है, m1g ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है। और अभी ये ग्रेविटेशन फोर्स से इसको पुश कर रहा है नीचे, तो ये रिएक्ट करेगी बी वाली सरफेस, बी की सरफेस रिएक्ट करेगी, तो नॉर्मल रिएक्शन आएगा उससे n1। n1 इसलिए लिख रहे हैं कि दो सरफेसेस के नॉर्मल रिएक्शन लिखने हैं, नीचे वाले का भी लिखना है, एक का n1 लिखेंगे, एक का n2। ठीक है, तो ये इतनी फोर्सेज है बस, उसके ऊपर हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं है। हॉरिजॉन्टल उसकी टेंडेंसी टू हॉरिजॉन्टल यहाँ पे नहीं दिखाया तो हम भी नहीं दिखाएंगे, ऐसा कुछ फोर्स नहीं दिखाया तो हम भी नहीं दिखाएंगे। तो अभी इसके लिए न्यूटन सेकंड लॉ लगा देंगे, एफ नेट इज इक्वल टू एम ए। अगर रेस्ट पे है तो एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा, राइट साइड पे है तो हम जीरो हो जाएगा। है ना? अगर मैं इसको बोलूँ, चलो सॉल्विंग बाद में देखते, पहले एफबीडी बनाना सीख लेते हैं। अभी बी के लिए कैसे बनेगा? तो सभी ऑब्जेक्ट में एक ग्रेविटेशन फोर्स तो लगता ही है, उसको तो बिना सोचे समझे तुम्हें उसका एरो नीचे की तरफ, ग्रेविटेशन फोर्स हमेशा नीचे की तरफ लगता है। दैट यू हैव टू इंडिकेट एम एम जी, यहाँ पे मास m2 लिया तो m2g। बाकी और कौन से फोर्सेस लग रहे हैं? हमने क्या लिखा कंडीशन कि फ्री द बॉडी फ्रॉम द सिस्टम, फ्री कर लिया हमने, इंडिकेट ऑल द डायरेक्ट फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट। डायरेक्ट फोर्सेस, ये दूर दूर के फोर्सेस नहीं दिखाना उसमें, m1g, m1g नहीं दिखाना इसके ऊपर। m1 ये ग्रेविटेशन फोर्स तो इंडिविजुअल बॉडी के ऊपर लगता है। बोलो और कौन से फोर्सेस हो सकते हैं? अगर सिस्टम रुका हुआ है तो एक फोर्सेस तो कभी नहीं होगा, उसके ऊपर कम से कम दो फोर्सेस होंगे अपोजिट डायरेक्शन में, तभी रुक सकता है। तो और कौन सा फोर्स होगा इसके ऊपर बोलो? ये ग्राउंड को पुश कर रहा है बी, तो ग्राउंड उसको ऊपर पुश करेगा, रिएक्शन आएगा ग्राउंड की, n2 विल बी द n1 क्या है? एक्शन रिएक्शन बिटवीन ए एंड बी, एक्शन रिएक्शन बिटवीन ए एंड बी, ब्लॉक ए एंड ब्लॉक बी।
N2 is reaction of horizontal surface, सबसे नीचे वाली। तो और कुछ बाकी है इसमें ब्लॉक बी के ऊपर? ये ब्लॉक ए का ऊपर हमने बनाया, ए का यहाँ बनाया, ए का हमने ए का यहाँ दिखाया, अभी हम बी का दिखा रहे हैं नीचे। तो बी का कंप्लीट हो गया क्या? कुछ बाकी है इसमें? बोलो। बोलो, अरे देर तुम लोग हो? यस सर। यस सर। बी का पूरा हो गया कि बी में कुछ और भी दिखाना बाकी है? बी में ये किसकी रिएक्शन है? N1 ए एंड बी के बीच में है। तो बी, ए उसको नीचे पुश कर रहा होगा N1 से, तभी तो बी उसको ऊपर पुश कर रहा है N1 से। तो बी पर भी तो आएगी ए की। ए की एक्शन कहाँ है? N1 हमने क्या लिखा है? N1 हमने लिखा है एक्शन रिएक्शन बिटवीन ए एंड बी। तो ए पर तो दिखा दिया हमने, बी पर दिखाना पड़ेगा इसका। यहाँ पे मिस्टेक क्या होती देखो, मिस्टेक क्या होती, यहाँ पे mg दिखा देते हैं, M1G। हमें पता नहीं है ना अभी M1G N1 के बराबर है कि उससे बड़ा है कि कम है। जब तक हमें आगे इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी, अगर ये रेस्ट, अगर मैं बोलता हूँ ये सिस्टम रेस्ट पर है, तब N1 विल बी इक्वल टू M1G, न्यूटन सेकंड लॉ से आ जाएगा। ये फोर्स इसके बराबर होगा क्योंकि रुका हुआ है वो, नेट फोर्स शुड बी जीरो। और अभी आगे इंफॉर्मेशन नहीं है, तो हमें यहाँ पे M1G नहीं लिखा सकते कभी भी, वो लिखना रॉन्ग होगा। एक्शन देखो क्या लिखा है, N1 द एक्शन रिएक्शन बिटवीन ए एंड बी। उसने, ए ने रिएक्शन इधर किया बी के ऊपर, तो बी ने उसको, ए ने एक्शन किया तो बी ने रिएक्शन किया। तो बी के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं दिखाना है, उसकी वजह से एक्शन क्रिएट हुआ था N1, और उसने उतना ही रिएक्शन दिया उसका N1। तो N1 M1G के बराबर होगा तो लिखेंगे, हमें आगे पता नहीं है तो अभी नहीं लिख रहे उसके बराबर। N1 कैन बी, देखो ये N1 है ना, इसके बराबर हो सकता है, या उससे लेस भी हो सकता है, या उससे ग्रेटर भी हो सकता है N1। तो वी डोंट हैव मच इंफॉर्मेशन, तो इसलिए अभी उसको ऐसे ही छोड़ देंगे। अभी तुम बोलोगे N2 कहाँ चला गया, N2 का पेयर कहाँ चला गया? N2 का पेयर इसकी, अभी जब हम ये सरफेस का नहीं लिख रहे हैं, ये सरफेस है ना ये वाली, इसके जब इस सरफेस का लिखना शुरू करेंगे हम, सरफेस की इंफॉर्मेशन, तो उसके ऊपर N2 दिखाएंगे इसका। तो ओरिजिनल सरफेस क्या हम बना ही नहीं रहे, तो इसलिए N2 का, और N2 का दूसरा पार्ट इसमें नहीं आएगा। ओरिजिनल सरफेस इज द अर्थ। अर्थ का अगर बनाने बैठेंगे तो फिर ग्रेविटी, इसके इसके रिएक्शन भी दिखाने पड़ेंगे, M1G का रिएक्शन भी दिखाना पड़ेगा, M2G का भी दिखा, अर्थ को फिर हमें ऐसे राउंड बनाना पड़ेगा हमें फिर। तो अर्थ के ऊपर जो है ये N2 इधर आ रहा है, M1G ये इसको किधर खींच रहे, तो वो उसका नहीं दिखाते हम अर्थ का। क्योंकि ब्लॉक की हमें इंफॉर्मेशन निकालनी पड़ती, ब्लॉक मूव कर रहा है किधर कर रहा है, तो उसकी इक्वेशन लिखनी पड़ती, इसलिए उसी के फोर्सेस। फ्री बॉडी डायग्राम समझ में आ गया? तो बॉडी को फ्री करेंगे, जो डायरेक्ट फोर्सेज एक्ट करते हैं वो ही लिखेंगे। ग्रेविटेशनल फोर्स एक का दूसरे में नहीं लिखेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स एक ही फोर्स रहेगा, उसकी वजह से रिएक्शंस आती हैं N1 N2, तो वो हम N1 N2 के टर्म में, देखो फिर से मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे मिस्टेक क्या करते हो तुम, इसके ऊपर M1G जो है इसके ऊपर भी दिखा देते, नहीं वो नहीं है। N1 रिएक्शन आई है इस ब्लॉक की, तो इस ब्लॉक ए ने उसको N1 से पुश किया होगा, ए ने उसको N1 से पुश किया होगा, तभी तो उसने रिएक्शन दिया N1। तो इधर N1 है तो इधर भी नीचे भी N1 होगा। इसका एक्शन ये था, रिएक्शन ये था, या फिर रिएक्शन ये था तो एक्शन ये था, ऐसा बोल सकते। तो M1G इसके ऊपर नहीं आएगा, ग्रेविटेशन फोर्स खुद की बॉडी के ऊपर रहेगा और दूसरी बॉडी पे नहीं आता कभी भी। उसका इफेक्ट आता है
N1 या N2 या N3 वो इक्वल होते कि नहीं होते हमें पता नहीं होता है, इसलिए हम नहीं लिखते उसको, इक्वल टू करके नहीं लिखते। ठीक है, क्लियर हो गया कि नहीं? इसका जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसकी वजह से वो हिट, सॉरी, इज देयर एनी प्रॉब्लम? आर यू देयर तुम लोग हो लाइन पर? Yes, sir. ओके ठीक है। लेजर वर्क नहीं करता तो थोड़ा सा मुझे डाउट होता है, उस समय ब्रेक होते सिग्नल्स। तो ये M1G का इफेक्ट है N1, सर्टेनली ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से है ये N1, इक्वल नहीं है उसके बाद, बोल नहीं सकते। ठीक है, तो ये ध्यान रखो, एफबीडी न्यूमेरिकल सॉल्विंग में काम आएगा। एक और टर्म आता है टेंशन, वो सिखा दूं फिर हम लोग रोक देंगे क्लास, इसकी प्रॉब्लम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो टेंशन इन द स्ट्रिंग है ना, रोप या स्ट्रिंग या थ्रेड है ना, इनमें टेंशन आता है जब खींचते हैं तो वो उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो दूर दूर जाते हैं। अगर उसका दूसरा एंड टाइट है ना, या एक एंड को हमने फिक्स कर दिया, नीचे ब्लॉक लगा दिया, तो ये ग्रेविटी उसको नीचे खींचेगी, तो ये रोप को भी नीचे, स्ट्रिंग को भी नीचे खींचेगा। मॉलिक्यूल्स दूर दूर जाएंगे तो मॉलिक्यूल्स फिर रिएक्ट करेंगे, दूर जाने से वो पोज करेंगे ना। अब ये ब्लॉक हमने हैंग कर दिया, ब्लॉक को हमने हैंग कर दिया, एमजी उसको ग्रेविटी नीचे खींच रही है। ठीक है, तो ये थ्रेड को नीचे खींचेगा, थ्रेड टाइट हो जाएगा, थोड़ा सा एक्सटेंड भी हो सकता है, फिर रुक जाएगा और टेंशन में आ जाएगा वो, है ना। तो टेंशन क्यों आता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है टेंशन में। नॉर्मल रिएक्शन भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, लिख दो, नॉर्मल रिएक्शन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, ऊपर था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। और जो ये जो टेंशन है उसमें भी मॉलिक्यूल्स खींचते एक दूसरे को। कांटेक्ट वाले जो यहाँ पे जो कांटेक्ट में जो मॉलिक्यूल्स है, ब्लॉक उसको नीचे खींच रहा है, ऊपर वाले मॉलिक्यूल्स को अपोज करें नहीं, नीचे एक्सटेंड हो जाएंगे, बॉन्ड्स फिर जो रहेंगे उनके बीच में, तो वो तो इतनी इजली ब्रेक होते नहीं जब तक तुम क्रॉस नहीं करो लिमिट, इसकी इलास्टिक लिमिट। तो वो जो मॉलिक्यूल्स हैं, बाकी मॉलिक्यूल्स उसको रिएक्ट करते हैं, तो उससे टेंशन बनता है ना। तो ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। मॉलिक्यूल्स के अंदर क्या होते हैं? चार्जेस होते हैं कि नहीं, तो बॉन्ड से जुड़े रहते हैं, तो वो अपोज करते हैं। तो इट इज द फोर्स, टेंशन इज द फोर्स। डेफिनेशन नोबडी विल आस्क यू, बट तुम्हें समझाने के लिए मैंने पॉइंट्स लिखे हुए हैं। नोबडी विल टीच यू द टेंशन इन द क्लास और नोबडी विल आस्क यू द डेफिनेशन। हमें न्यूमेरिकल में इनको यूज करना है, तो यू शुड हैव द क्लियर कॉन्सेप्ट ऑफ दैट। It is the force. It is the force in the string when it gets taut. Taut means tight. When it gets tight, तो उसमें फोर्स जनरेट होता है। इट इज इंटरमॉलिक्यूलर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिस्टोरिंग फोर्स, ऊपर नीचे लिखा हुआ है तो ऊपर नहीं लिखते। इट इज इंटरमॉलिक्यूलर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिस्टोरिंग फोर्स होता है, वो अपना वापस जाने की टेंडेंसी होती है ना, इलास्टिसिटी। It is always along the length of the string, length of the string or rope। ये पॉइंट्स है, हमको ऐसा टेंशन ऐसा थोड़ी दिखाते, along the string ही दिखाते हैं हमेशा। ये सेल्फ अंडरस्टूड है सब पॉइंट्स, nobody writes all these points in the book। Tension always has the pulling tendency, that is direction। ये pulling tendency याद रखो, ये न्यूमेरिकल्स में हमें पुलिंग होती। डॉग को तुम अगर चेन से बांध रहे, पुल कर सकते हो, पुश कर सकते क्या? नहीं। डॉगी को पुश कर सकते चेन से? नहीं। तो पुलिंग टेंडेंसी तो है, पुशिंग टेंडेंसी नहीं है। दैट इज डायरेक्शन ऑफ टेंशन इज ऑलवेज अवे फ्रॉम द टाइड एंड। ये टाइड एंड जुड़ा हुआ, इधर से अवे, ऊपर भी टाइड एंड है उससे भी अवे, सेंटर ऑफ द स्ट्रिंग की तरफ आएगा टेंशन, सेंटर ऑफ द कनेक्टेड एंड्स की तरफ आएगा, कनेक्टेड एंड से सेंटर की तरफ। तो ऑलवेज अवे फ्रॉम द टाइड एंड, पुलिंग नेचर है ना, जो बने हुए पॉइंट्स हैं उससे अवे।
ये पॉइंट तुम्हें न्यूमेरिकल में हेल्प करेगा, बाकी तो तुम्हें याद रहेंगे। इन आइडियल स्ट्रिंग massless and frictionless and inextensible, जो स्ट्रिंग खिंचती नहीं, इलांगेट नहीं होती, और जिसमें फ्रिक्शन नहीं होता, जिसमें मास नहीं होता, ऐसी स्ट्रिंग न्यूमेरिकल्स में लेने वाले हैं। आइडियल स्ट्रिंग मासलेस, फ्रिक्शनलेस एंड इनएक्सटेंसिबल। प्रैक्टिकली ऐसा थियोरेटिकली पॉसिबल है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है। न्यूमेरिकल्स को थोड़ा इजी रखने के लिए एक कंडीशन लगाते हैं, टेंशन विल बी सेम थ्रू आउट। तो भाई यहाँ पे हमने यहाँ भी टी दिखाया, यहाँ भी टी दिखाया, जबकि यहाँ पे टेंशन थोड़ा बढ़ जाएगा, क्योंकि ऊपर जो टाइड एंड है उसमें रोप का भी मास आ जाएगा, तो यहाँ पे टेंशन थोड़ा ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि ये ब्लॉक का मास तो आई, ऊपर वाले एंड पे रोप का मास भी आना चाहिए, ज्यादा टेंशन होना चाहिए इस कनेक्टेड इस एंड पे। बट फॉर सिंप्लिसिटी ऑफ न्यूमेरिकल वी अज्यूम दिस कंडीशन। बाद में मास भी ऐड कर सकते हैं, बट शुरू में नहीं करेंगे। देखो यहाँ पे और डायग्राम देखो, है ना, ये देखो कनेक्टेड एंड से इधर भाग रहा है, ये टेंशन इधर, ये टेंशन इधर ही होगा तभी तो ब्लॉक आगे खींचेगा। यहाँ पे देखो कनेक्टेड एंड इधर जा रहा है, ये ऐसे आ रहा है, यहाँ पे देखो कनेक्टेड एंड से अवे। दिख रहे डायग्राम्स? लेकिन इन्होंने क्या लिखा है पॉइंट्स में, कॉर्ड इज ऑफन सेड टू बी मासलेस, meaning its mass is negligible compared to the body of the mass, and unstretchable. The chord then exists only as a connection between bodies. मतलब massless है, केवल connection के फॉर्म में है बस, as a connection between the bodies, no other role. As a connection between two bodies, it pulls on both the bodies with the same force